नक्षत्र नगर की सड़कों पर आग की लपटें नाच रही थी और खून की नदियां बह रही थी। आकाश में काले धुएं के बादल छाए थे जो सूरज की रोशनी को निगल रहे थे। हवा में लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। इस तबाही के बीच आर्यन अपने साथियों के साथ एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था जहां से पूरा नक्षत्र नगर दिखाई देता था। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और निर्मम थी, जैसे उसने सारी भावनाएं दफन कर दी हो। उसे थोड़ा भी पछतावा नहीं था, उसका स्वभाव ही ऐसा था। वह वफादारी और विश्वास को दिल से संजोता था पर धोखे को कभी बर्दाश्त नहीं करता था। अगर कोई उसके साथ अच्छा करता था तो वह उसके लिए दुगना अच्छा करता, परंतु उसकी सहनशक्ति की भी एक हद थी। नक्षत्र नगर जो कभी अमरद्वीप का गौरव था, धीरे धीरे राख और लाशों का ढेर बनता जा रहा था। आर्यन की ठंडी नजरें उस नगर पर टिकी थी, लेकिन अब उसकी नजरों में यह नगर उतना ही बेगाना था जैसे यहाँ के निवासियों के लिए वह था। सूर्य प्रताप ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन, क्या हम कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रहे? क्या ये नरसंहार जरूरी है? उसके शब्दों में चिंता थी, लेकिन गौरांग ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। एल्डर, क्या भूल गए कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया? शुरुआत में ये कितने बेरहम थे, इनमें से कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। क्या वह क्रूर नहीं थे? अब उनकी बारी है सजा भुगतने की। हम क्रूर कैसे हुए? जगगा ने भी उसकी बात में साथ दिया। इन लोगों को डर का मतलब समझ आना चाहिए। ये हमें मूर्ख समझ रहे थे, हमें नीचा दिखा रहे थे, अब देखें असली मूर्ख कौन है। रीवा ने धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई, क्या राक्षसी सेना कुछ ज्यादा ही क्रूर नहीं हो रही? आर्यन ने उसकी ओर देखा मगर कुछ नहीं बोला। उसका मन शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी आग थी। जब तक राक्षसी सेना उसे उकसाती नहीं, उसे नक्षत्र नगर की जिंदगी या मौत की कोई परवाह नहीं थी। रही बात सम्राट की गद्दी की, उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। 3 दिन पहले वह सम्राट का पद हासिल करना चाहता था ताकि वह लोगों को एकजुट करके राक्षसी सेना का मुकाबला कर सके, लेकिन अब सम्राट परीक्षा उसके लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। अगर यह नगर उसे धोखा दे सकता है तो वह भी इस नगर को बचाने की जिम्मेदारी क्यों ले? अमर महल सारे एल्डर्स गुस्से में उबल रहे थे और हर कोई आर्यन को कोस रहा था। ये आर्यन आखिर कर क्या रहा है? वह पीछे कैसे हट सकता है? क्या उसे नहीं पता कि नक्षत्र नगर अमर द्वीप की आखिरी उम्मीद है या गुस्ताखी है? वह सब आर्यन को दोष दे रहे थे, लेकिन अपनी कमियों को देखने को तैयार नहीं थे। अमरद्वीप के अधिपति के तौर पर उन्हें नक्षत्र नगर की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन ये सब यहाँ बैठे बस तंज कस रहे थे। उनके लिए आम लोग कीड़े मकड़ों से ज्यादा नहीं थे। उनके देवता जैसे रुतबे के सामने इन लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। पितृराज चुपचाप बैठा था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी और चेहरा नाखुशी से भरा हुआ था। आर्यन, आर्यन, उसने मन ही मन सोचा, मैं तुझे सचमुच समझ नहीं पा रहा। एक युवा एल्डर ने धीमे से कहा, सुप्रीम एल्डर, अगर ऐसा ही चला तो नक्षत्र नगर तबाह हो जाएगा, हमें कुछ करना चाहिए। पृथ्वीराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे नक्षत्र नगर की किस्मत की कोई परवाह नहीं थी, उसका ध्यान सिर्फ आर्यन पर था। तभी एक और एल्डर ने कहा, सुप्रीम एल्डर, हमें लड़ने की इजाजत क्यों नहीं देते? नक्षत्र नगर अमर द्वीप की आखिरी डोरी है, अगर यह टूटी तो? पृथ्वीराज ने आंखें तरेरी। उसकी नजर इतनी डरावनी थी कि वह एल्डर डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह तो बस कीड़े मकड़ों का झुंड है। एक और एल्डर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, उनकी जिंदगी की परवाह क्यों करे? शुरू से आखिर तक पृथ्वीराज जानता था कि आर्यन राक्षसी सेना को नहीं रोक पाएगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने कभी नक्षत्र नगर के लोगों की जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं। दूसरी ओर नगर की सड़कों पर राक्षसी सेना का कहर बरप रहा था। जारीफ एक राक्षसी बीस्ट की पीठ पर सवार था। वह जोर जोर से हंस रहा था जैसे ये तबाही उसका सबसे बड़ा मनोरंजन हो। मारो, उसने अपनी सेना को हुक्म दिया, इन सबको काट डालो। हाँ, अमरद्वीप की राजधानी है तो क्या सप्तचर्क महाविद्यालय है तो क्या मेरी राक्षसी सेना के सामने सब के सब कचरा है? जारीफ का घमंड आसमान छू रहा था। उसकी लाखों की सेना नगर में पागलपन से कत्लेआम मचा रही थी। घर जल रहे थे, लोग भाग रहे थे और सड़कों पर लाशें बिछ रही थी। इसी दौरान एजकांत तेजी से आर्यन के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थी। आर्यन, उसने हाफते हुए कहा, मैं मेरी बेटी आरू गायब है और तीनों तोपे भी गायब है। उसी वक्त अर्कराज कुल का एक एल्डर दौड़ता हुआ आया। यंग मास्टर, वो हड़बड़ाते हुए बोला, संघ प्रमुख मेघना भी गायब है। मेघना और आरू दोनों शुरू से ही सुरक्षा दीवार पर थी। एक के पास तोपे थी तो दूसरी के पास स्वर्ण तारा थे। आर्यन की आंखों में खून उतर आया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही नक्षत्र नगर के ऊपर आकाश में जा पहुंचा। उसने जारीफ को देखा जो अपने डीमन बीस्ट पर सवार था। जारीफ, तूने मेरे लोगों को हाथ लगाया? वो बिजली की तरह गरजा। जारीफ ने ठंडी हंसी। आर्यन, आखिरकार तू बाहर आ ही गया। मैं तो सोच रहा था कि तू कब तक चुपता रहेगा। बकवास मत कर। आर्यन गुस्से में तड़का, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, मेरे लोग कहाँ हैं? नगर के लोग जो डर से कांप रहे थे उसे देखकर उम्मीद से भर गए। आर्यन, हमें बचा लो। यंग मास्टर, आर्यन हमें बचाओ। अमर महल के लोग नहीं आए, सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग नहीं आए और शाही परिवार के योद्धा भी नहीं आए। नक्षत्र नगर के लोग अब निराशा में डूब चुके थे। आर्यन को आसमान में तैरते देख उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन आर्यन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें सिर्फ जारीफ पर
टिकी थी। जारीफ उनकी दयनीय हालत पर हंसा, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, ये कुत्ता आर्यन भी नहीं। फिर उसने आर्यन से कहा, आर्यन तुम्हें वह दोनों लड़कियां चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, घुटनों पर बैठ और मुझसे भीख मांग। उसके शब्दों में घमंड था जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। उसके आसपास स्वर्गवियों की एक छोटी सेना थी और उसे यकीन था कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जमीन पर घुटनों के बल जारीफ ने दहाड़कर कहा, और मुझसे भीख मांग, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। आर्यन की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तू मौत को बुला रहा है? उसने ठंडी आवाज में कहा। जारीफ पागलपन से हंसा, मौत को बुला रहा हूँ? हाँ हाँ, तेरी इतनी औकात नहीं है आर्यन, तूने मेरी लड़की छीनने की हिम्मत की, अब तेरी लड़कियां मेरे हाथ में है। अगर तुझे वो चाहिए तो एक अच्छे कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठकर नाक रगड़। तभी एस्फीरा भी वहां पहुंच गई, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। जारीफ जल्दी से आरू और मेघनादी को छोड़ दे, उसने चिल्लाकर कहा। जारीफ ने उसे देखा और मुस्कुराया, एस्फीरा तू सही वक्त पर आई है, देख कैसे ये कुत्ता मेरे सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांगता है। एस्फीरा गुस्से से कांप रही थी। जारीफ तू आखिर चाहता क्या है? मैं बस ये चाहता हूँ कि वह घुटनों पर बैठे और मुझसे भीख मांगे। जारीफ की आवाज बिजली की तरह गड़गड़ाई, पूरा नक्षत्र नगर शांत हो गया, सबकी नजरें उनकी ओर थी। आर्यन हल्के से नीचे उतरा, उसने जारीफ को ठंडी नजरों से देखा, तू मुझे छू सकता है लेकिन मेरे लोगों को नहीं। तुझे लगता है कि तेरी लाखों की राक्षसी सेना ताकतवर है? तुझे लगता है कि तेरे पास कुछ स्वर्गवीर हैं? तो तू अजय है। तूने कहा मेरी औकात नहीं, मैं तुझे दिखाता हूँ कि औकात क्या होती है। उसका गुस्सा अब चरम पर था, दिन भर का दबा हुआ गुस्सा पागलपन बनकर बाहर निकल रहा था। वो दहाड़ा दानुज राक्षस बाहर अधम आकाश जैसे फट गया और एक विशाल राक्षस नीचे उतरा। वह आर्यन के बाएं तरफ खड़ा हो गया। ठंडर राक्षस बाहर आओ। धम एक और राक्षस उतरा जिसके शरीर से बिजली की चिंगारियां निकल रही थी। धरती राक्षस धम, धरती राक्षस भी जमीन पर उतरा जिसके आने से पूरी धरती कांप उठी। तीनों प्राचीन राक्षस जिनके नाम सदियों से डर की कथाओं में गूंजते थे, विशाल और भयावह रूप में आर्यन के बगल में खड़े थे। उनकी आंखों में रक्तम ज्वाला थी और उनके चारों ओर लपटों की लहरें हवा में तैर रही थी। उनकी उपस्थिति से हवा में सन्नाटे का एक भारी बोझ लटक गया था। पूरा नक्षत्र नगर खामोशी में डूब गया। अमर महल के लोग भी हैरान रह गए। राक्षस, ये तो वही प्राचीन राक्षस हैं जिन्होंने सील तोड़ी थी। क्या आर्यन ने उनकी सील तोड़ने में मदद की थी? क्या वह खुद भी राक्षस है? हम हमेशा डीमन स्लेयर की तलाश में थे लेकिन कभी नहीं सोचा कि आर्यन ही राक्षस होगा। तीन राक्षसों का प्रकट होना अमर महल के लिए एक भूकंप की तरह था। डीमन स्लेयर की खोज अब सिर्फ एक मजाक लग रही थी। जारीफ का दिमाग भी शून्य था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन तीन प्राचीन राक्षसों को बुला सकता है। वह उनके पूर्वज थे, असली राक्षस थे। आर्यन के लिए भी ये पहला मौका था जब उसने राक्षसों को सबके सामने दिखाया। पहले वह डरता था कि लोग उसे भी राक्षस समझेंगे, उसे घेर कर मार डालेंगे, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस दुनिया में ताकतवर ही राजा होता है। अगर तुम काफी ताकतवर हो, भले ही तुमने लाखों का कत्ल किया हो, फिर भी तुम्हें इज्जत और पूजा मिलेगी। कमाल, दबंग और शानदार मास्टर, तू बहुत जबरदस्त है। हाँ हाँ हाँ, यही है हमारा मास्टर। गौरांग, जगगा और बाकी लोग उत्साह से चिल्ला उठे। आर्यन के बुलाए तीन राक्षसों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। जारीफ का चेहरा भद्दा हो गया लेकिन आर्यन ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, क्या अब मेरी औकात है? ना, शायद अभी नहीं, चलो और औकात दिखाता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक गर्जना की। डॉग ड्रैगन बाहर आओ। धम, एक भयंकर धमाका हुआ। ड्रैगन स्लेयर से एक काला ड्रैगन बाहर निकला। उसका शरीर इतना विशाल था कि आसमान का एक हिस्सा ढक गया। उसके काले शल्क काली सी धुंध में चमक रहे थे। उसकी दहाड़ ने धरती को हिला दिया और उसकी ड्रैगन आभा हजारों मील तक फैल गई। मास्टर समुद्री ड्रैगन बाहर आओ। धम धम, घमंडी और दबंग समुद्री ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकला और दहाड़ा, जो मेरे मास्टर को छुएगा मरेगा। नील ड्रैगन। धम, एक नीला ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकला और आर्यन के पीछे खड़ा हो गया। गहरी आवाज में बोला, मास्टर आठों क्रिम्सन ड्रैगन बाहर आओ। शापे ड्रैगन बाहर आओ। ब्लड ड्रैगन बाहर आओ। आओ पॉइजन ड्रैगन बाहर आओ। धम धम धम, एक के बाद एक जोरदार धमाके पूरे नक्षत्र नगर में गूंज उठे। धरती कांप रही थी और आकाश में ड्रैगनों की छाया मंडरा रही थी। इसके बाद 14 ड्रैगनों और तीनों विशाल राक्षसों ने एक साथ चिल्लाया, मास्टर। उनकी संयुक्त आवाज ने आसमान को चीर दिया। ये दृश्य इतना भव्य और भयानक था कि नक्षत्र नगर के लोग अपनी सांसें रोककर देखते रहे। पूरा अमरद्वीप आर्यन की शक्ति के सामने नतमस्तक था। आर्यन ने पहली बार उन सबको एक साथ बुलाया था। उसने ठंडी नजरों से जारीफ को घूरा और हंसते हुए कहा, बताओ जारीफ, क्या इतनी औकात काफी है? उसकी आवाज जारीफ के दिमाग में एक विस्फोटक बम की तरह फटी। नक्षत्र नगर के लाखों लोग भी जो आर्यन की इस शक्ति के सामने दबे हुए थे, हाफते हुए सांस लेने लगे। उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। यह एक ऐसा झटका था जिसे वे अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। हाय भगवान, आर्यन आर्यन आखिर वह है कौन? बेहद 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 ताकतवर। हम सब कहते थे कि वह घमंडी है, अहंकारी है, लेकिन उसके पास ऐसी ताकत थी। जारीफ, तो अब मजाक लग रहा है? अगर तीन प्राचीन राक्षसों
राक्षसों का प्रकट होना एक दिल दहला देने वाला झटका था तो 14 ड्रैगनों का एक साथ प्रकट होना सीधे आत्मा को हिलाने वाला था। जारीफ का चेहरा अपमान और भय से विकृत हो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे लाखों लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया गया हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन के पास ऐसी ताकत होगी। ड्रैगन तो ठीक थे, लेकिन प्राचीन राक्षसों का उसकी आज्ञा मानना ये उसकी समझ से परे था। अमर महल में भी सन्नाटा पसरा था। पृथ्वीराज की भवें सिकुड़ गई। 14 ड्रैगनों का प्रकट होना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, उसे इसका कुछ अंदाजा था, लेकिन 3 प्राचीन राक्षसों का प्रकट होना यह उसके लिए भी एक झटका था। उसने मन में सोचा, आर्यन आर्यन तू आखिर है कौन, यहाँ तक कि तूने राक्षसों को भी काबू कर लिया। अन्य एल्डर भी हैरान थे, उनके दिल आर्यन की शक्ति से सिहर उठे थे। क्या आर्यन वही है जो भविष्यवाणी में बताया गया था, वो जो लाखों सालों से गायब ड्रैगन क्षेत्र को पुनर्जन्म दे सकता है? ये लड़का सच में बेहद खतरनाक है। अगर वह प्राचीन ड्रैगनों और राक्षसों को काबू कर सकता है तो पूरे अमृतद्वीप में उसे कौन रोक सकता है? सभी एल्डर्स की नजरें पृथ्वीराज की ओर गई, लेकिन पृथ्वीराज के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक गर्व भरी मुस्कान जो बहुत अजीब थी। दूसरी ओर नक्षत्र नगर की गलियों में लाखों की राक्षसी सेना डर से कांप रही थी। जारीफ का दिमाग भी शून्य हो चुका था। वह आर्यन की इस कदर भयंकर शक्ति के दबाव को और नहीं झेल सकता था। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और बोला, क्या अभी भी मेरी औकात नहीं है? जारीफ के होंठ कांप रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पाया। भले ही वह पश्चिमी अंधकार लोक का युवा अधिपति था, चंद्र नेत्र का वंशज था, लेकिन इस पल में वह आर्यन के सामने एक कीट से ज्यादा कुछ नहीं था। इतने सारे प्राचीन ड्रैगनों और राक्षसी पूर्वजों के सामने कोई कैसे टिक सकता था? ड्रैगन क्या थे? वे धरती के सर्वोच्च प्राणी थे जिनकी शक्तियां असीम थी। जारीफ की चुप्पी पर आर्यन के होठों पर एक तीखी मुस्कान उभरी, उसकी आंखें चमक उठी जैसे किसी शिकारी की जो अपने शिकार को अंतिम झटका देने वाला हो। वह गर्जा, मैं तुझे दिखाता हूं कि औकात क्या होती है, मारो। उसके एक इशारे पर 14 ड्रैगनों ने एक साथ दहाड़ मारी। उनकी गर्जन ने आसमान को चीर दिया और अगले ही पल वे पागलपन की तरह राक्षसी सेना पर टूट पड़े। बूम धड़ाम गड़गड़ाहट की आवाजें चारों ओर गूंज उठी, आग की लपटें, बिजली की चमक। बस कुछ ही पल में 10 लाख की राक्षसी सेना में कत्लेआम शुरू हो गया। केवल एक मिनट में 10 लाख की राक्षसी सेना का पूरी तरह नामोनिशान मिट गया। बस जारीफ और उसके कुछ विश्वस्त बचे थे, बाकी सब पल में मारे गए। खून बांट की तरह था जो नक्षत्र नगर की गलियों को लाल रंग में रंग रहा था। उस पल में सिस्टम की आवाज पूरी तरह पागलपन पर थी, जो किसी पहाड़ी को छपटा करने के लिए काफी थी। एक्सपी पॉइंट्स 15 बिलियन तक पहुंच गए थे, लेकिन आर्यन ने लेवल अप करने की जल्दी नहीं की। उसने पलक भी नहीं झपकी और ठंडे लहजे में बोला, इतनी औकात काफी है। जारीफ का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके पैर कांप रहे थे और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी लाखों की राक्षसी सेना पल में खत्म हो गई थी, अब उसे कौन बचा सकता था? जारीफ ने भारी थूक निगला और कांपती आवाज में बोला, आर्यन तू अगर तूने मुझे छुआ तो मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। मैं जारीफ जो कहता हूँ वह करता हूँ। यह उसका आखिरी तृप्त का पत्ता था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि आर्यन का मजाक उड़ाने की चाहत उसे इतनी बुरी हालत में ले आएगी। आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान आई, वो बोला, उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। उधर देख। उसकी उंगली दूर क्षितिज की ओर उठी, वहां से 2 छाया, आरू और मेघना अपनी शांत और गरिमामय चाल में उनकी ओर आ रही थी। जारीफ का चेहरा बदल गया, वो बुदबुदाया, वो कैसे? उसका आखिरी तृप्त का पत्ता भी चला गया। जारीफ के दिल में डर और गहरा हो गया। आर्यन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, उसकी आवाज में एक ठंडा कटार सा तीखापन था। बोल जारीफ, अब तेरे पास और क्या चाल बची है? सब आजमा ले। जारीफ के पैर लड़खड़ाए, वह पीछे हटा। उसकी आंखों में हताशा और डर का मिश्रण था और बोला, आर्यन तू जीत गया, तू अभी मरा नहीं है। तो मैं जीता कैसे? आर्यन ने खिलवाड़ भरे लहजे में हंसते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले तू बहुत घमंड में नहीं था, मुझे घुटनों पर बैठने को नहीं कह रहा था, यह नहीं बोला कि मेरी औकात नहीं, कि मैं तुझसे लड़ूं, कि मैं तेरी लड़की छीनूं। वह एक और कदम आगे बढ़ा और हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। जारीफ और पीछे हटा, उसका चेहरा पसीने से तर था। आर्यन ज्यादा मत कर, वो हकलाते हुए बोला, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तू चाहे कोई भी हो, अगर दम है तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा। आर्यन ने दबंग अंदाज में कहा। आज वह बहुत नाक था। नक्षत्र नगर की बेरुखी, पृथ्वीराज की चालबाजियां और अब जारीफ का आरू और मेघना को बंधक बनाने का दुस्साहस, इन सब ने उसके भीतर की आग को और भड़का दिया था। अगर रूहानी योद्धाओं ने हर वक्त जारीफ पर नजर न रखी होती तो आरू और मेघना को ढूंढने में बहुत मेहनत लगती। जारीफ पीछे हटता रहा और बोला, आर्यन बहुत घमंड मत कर मेरे सामने, तू आखिर क्या? आर्यन ने उसे बीच में काटा और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर पर खतरनाक ऊर्जा फूट पड़ी और काली ड्रैगन आग की लपटें उसके चारों ओर नाचने लगी। हाँ, मैं घमंडी हूँ, मैं अहंकारी हूँ, तो तू क्या कर लेगा? ड्रैगन स्लेयर एक चमक के साथ नीचे गिरा और जारीफ के कंधे पर जा लगा। घुटनों पर बैठी आर्यन दहाड़ा। जारीफ को संभलने तक का मौका नहीं मिला। उसका शरीर डगमगा गया और चटकने की आवाज के साथ उसके घुटने मुड़ गए। वो जोर से जमीन पर गिरा, उसके घुटनों से खून ने बहना शुरू कर दिया। दर्द से उसकी चीख आसमान को चीर गई। आहा मन्नान कुरमेन! उसी पल आर्यन के पीछे आयाम में एक हल्की सी हलचल हुई। मन्नान और काले लबादे में छिपा कुरमेन शून्य से प्रकट हुए। उनकी
गति इतनी तेज थी कि हवा में एक तीखी सीटी गूंजी। उन्होंने आर्यन पर एक साथ हमला किया। जारीफ दर्द और पसीने में डूबा दहाड़ा आर्यन नरक में जा, लेकिन आर्यन बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उसी पल गौरांग हरकत में आया। वह पहले से ही तैयार था, जैसे उसने हवा में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को भांप लिया हो। उसने कुरमेन के प्रकट होने का इंतजार भी नहीं किया और वह एक तूफान की तरह आगे बढ़ा। उसकी अभेद्य कवच की प्रतिघात शक्ति चमक उठी। वह दहाड़ा, मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत पहले मुझसे तो बच ले। और उसी वक्त एजकांत ने भी अपनी काली ब्लेड लहराए। उसने नक्षत्र 8 ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया, एक ऐसी शक्ति जो आयामों तक को चीर सकती थी। ब्लेड की चमक ने एक भयानक गति के साथ मन्नान पर वार किया। धम हवा में 2 जोरदार धमाके गूंजे। कुरमेन गौरांग की प्रतिघात शक्ति से टकराया और कई मीटर दूर उछल गया। उसने खून की उल्टी की, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एजकांत का वार और भी घातक था। उसकी ब्लेड तकनीक ने मन्नान को चीखने तक का मौका नहीं दिया और उसे बीच से चीर दिया। उसका शरीर टुकड़ों में बांट गया और वो पल में मारा गया। आर्यन ने ठंडी हंसी हंसी, क्यों ना और खेले। ड्रैगन स्लेयर का 1000 किलो का वजन अब भी जारीफ के कंधे पर दबाव डाल रहा था। उसकी आखिरी उम्मीद मन्नान और कुरमेन का हमला भी नाकाम हो चुका था और जारीफ का चेहरा और भी भद्दा हो गया। वह कांपते हुए बोला, आर्यन मैं गलत था, मुझे तुझसे नहीं लड़ना चाहिए था, मुझे इस सफीरा को तुझसे नहीं छीनना चाहिए था। मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझ जैसे कुत्ते को बख्श दे। मैं कसम खाता हूँ फिर कभी तुझे नहीं छेड़ूंगा। वह पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास कोई नहीं था जो उसे आर्यन से बचा सके। उसकी 10 लाख की राक्षसी सेना मारी जा चुकी थी। कुरमेन बुरी तरह घायल था। मन्नान टुकड़ों में कटकर मर चुका था। ये जगह पश्चिमी अंधकार लोक से लाखों किलोमीटर दूर था। कोई उसे नहीं बचा सकता था, ना उसका पूर्वज चंद्रनेत्र, ना कोई और। लेकिन उसी पल अमर महल में सन्नाटा टूटा। पृथ्वीराज, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, अचानक गायब हो गया। अब अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, आर्यन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने ड्रैगन स्लेयर को फिर से उठाया और गुस्से से दहाड़ा, जो मेरे लोगों को छुएगा वो मरेगा। ब्लेड नीचे की ओर गिरी और उसी पल आसमान में अंधेरा छा गया। एक असीम शक्ति हवा में दबाव डालने लगी और एक गहरी गर्जना गूंजी। आर्यन रुक जा। बिजली कड़कने लगी जैसे आसमान फटने वाला हो। एक शक्तिशाली शक्ति ने ड्रैगन स्लेयर को बीच में ही रोक दिया। ब्लेड हवा में स्थिर हो गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे थाम रही हो। वह नीचे नहीं गिर सकी। आकाश में पृथ्वीराज का विशाल चेहरा उभरा। उसकी आंखें आर्यन को घूर रही थी, जैसे वह उसकी आत्मा को अभी भेद देंगी। वो गुस्से से चिल्लाया, आर्यन मैंने तुझे रुकने को कहा है, सुना नहीं। पृथ्वीराज, आर्यन दहाड़ा और बोला, आखिरकार तू बाहर निकला। उसका गुस्सा अब अपनी चरम सीमा पर था। उसके दिल में खून की प्यास उबल उठी। उन 3 दिनों में जब वह गायब था, शिवश परिवार को खत्म कर दिया गया। मेघना के 1 लाख परमधर्मी योद्धा मार दिए गए। सफीरा के लोगों को भी कत्ल कर दिया गया। इन सबका गुस्सा आर्यन के दिल में अभी तक शांत नहीं हुआ था। अब पृथ्वीराज सामने आया तो उसने अपने दिल की खून की प्यास को नहीं छिपाया। पृथ्वीराज ने ठंडे लहजे में कहा, क्या तू मुझसे भी लड़ना चाहता है? नालायक, मेरी बात मान ले वरना तू और तेरे लोग सब मर जाएंगे, समझा? उसके शब्दों में एक ऐसी हिकारत थी जैसे वह आर्यन को एक तुच्छ कीट समझता हो। वह अनंत वीर स्तर का योद्धा था, जिसके लिए स्वर्गवीर स्तर का कोई भी योद्धा मजाक था। भले ही आर्य स्वर्गवीर के चरम पर था, वह अनंत वीर की ताकत के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन आर्यन को धमकियों से नफरत थी और पृथ्वीराज ने न केवल उसे बल्कि उसके साथियों को मारने की धमकी दी थी। आर्यन ने एक खतरनाक हंसी हंसी, मुझे धमकी दे रहा है? पृथ्वीराज की आंखें और गहरी हो गई। मेरे सामने तू एक कीड़ा है, खुद को महान मत समझ। एक बिजली की चमक नीचे गिरी। आर्यन का शरीर झुका और वह लगभग घुटनों पर बैठ गया। उसका चेहरा बेहद असहज था। उसी पल सभी ड्रैगन हिले। आर्यन दहाड़ा और बोला, यह मेरा मामला है, तुम मत हिलो। आर्यन की हड्डियां चटक रही थी और उसके अंदरूनी अंग अपनी जगह से हट रहे थे। ये बहुत असहज था। ये सिर्फ अनंतवीर का हल्का सा दबाव था, लेकिन आर्यन के लिए यह ऐसा था जैसे उसके कंधों पर पहाड़ दब रहा हो। तू चाहता है कि मैं उसे ना मारूं? हाँ 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 हाँ। आर्यन खतरनाक तरीके से हंसा। ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ते हुए उसने जारीफ को घूरा सिर उठाया और दहाड़ा, मैं तेरे सामने ही इस कुत्ते को मारूंगा। तू खुद को समझता क्या है? हिम्मत है तो नीचे आ और मुझे रोक ले। ये कहते हुए उसने अपनी 9वें लेवल की सोल सेटम तकनीक सक्रिय की और दहाड़ते हुए ड्रैगन स्लेयर को घुमा दिया। जारीफ को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। उसे लगा था कि पृथ्वीराज के सामने आने से कम उसकी जान तो बचेगी, लेकिन क्या पृथ्वीराज जैसा महान अस्तित्व भी आर्यन को रोक सकता था? नहीं। जब आर्यन पागल हो जाता था तो उसे खुद से भी डर लगता था। नहीं। जारीफ दर्द से चीखा। ड्रैगन स्लेयर को नीचे गिरते देख वो चिल्लाया, पृथ्वीराज जी मुझे बचा लो, कोई तुझे नहीं बचा सकता, चाहे वह स्वर्ग का राजा ही क्यों ना हो, आर्यन ने कहा। और ड्रैगन स्लेयर ने एक तेज चमक के साथ जारीफ के गले को चीर दिया। उसका सिर हवा में उछला और खून की बूंदें बारिश की तरह चारों ओर बिखर गई। आसमान में पृथ्वीराज ने जारीफ की आत्मा को पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। उसी वक्त वह गुस्से से उबल पड़ा। उसकी विशाल छाया ने आर्यन को घूरा और गुस्से में दहाड़ा, आर्यन तू बहुत घमंडी हो गया है। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि आसमान कितना ऊंचा है और जमीन कितनी गहरी। फन एक धमाकेदार आवाज के साथ अनंतवीर स्तर की शक्ति फटी, जैसे सृष्टि का अंत निश्चित हो गया हो। नक्षत्र
नगर के सेकंडो योद्धा इस दबाव के आगे घुटनों पर गिर पड़े। कुछ के मुंह से खून उगलने लगा, कुछ के सातों छिद्रों से ताजा खून बहने लगा और कुछ के सिर फट गए। उनकी मृत्यु इतनी त्वरित थी कि उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। हैदर और बाकी भी इस दबाव को सहन नहीं कर पाए और उनके चेहरे दर्द से विकृत हो गए। वह पल में जमीन पर गिर पड़े, फिर भी उनकी आंखों में आर्यन के लिए अटूट आदर था। हैदर ने कांपती हुई आवाज में कहा, यंग मास्टर, हमारी चिंता मत करो। अपनी अंतिम शक्ति को एकत्र करते हुए वह हवा में उछले। उनकी योजना थी अपनी दशकों की संचित शक्ति से बने मूल को फोड़ दे ताकि आर्यन पर पड़ने वाला दबाव कुछ कम हो सके। वे आर्यन के लिए मरने को भी तैयार थे, लेकिन अगर वह मरते तो भी आर्यन उन्हें मरने नहीं देता। उसका दिमाग हिला और वह चिल्लाया, पृथ्वीराज, मैं तुझे अमर शक्ति तोप की ताकत चखाता हूँ। उसने तुरंत अपनी स्पेस रिंग से एक विशाल अमर शक्ति तोप निकाली और उसमें 1000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा भरी। ड्रैगन स्लेयर को वापस रखकर उसने तोप को कंधे पर टिकाया और आकाश की ओर निशाना साधा। फायर गोला आसमान में फटा और एक चमकदार विस्फोट ने पृथ्वीराज के दबाव में एक छोटा सा छेद कर दिया, लेकिन ये छेद इतना तुच्छ था कि वह तुरंत भर गया। आर्यन का दिल से हर उठा, ये पृथ्वीराज कितना ताकतवर है। 1000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा ने उसके दबाव में सिर्फ एक छोटा सा छेद किया। उसने दांत पीसते हुए कहा, चाहे तू कितना भी शक्तिशाली हो, मैं तुझे मार डालूंगा। उसी वक्त आरू ने अपनी स्पेस रिंग, जिसमें बाकी 3 अमर शक्ति तोपें थी, आर्यन की ओर फेंकी। बड़े भाई मेघना ने भी एक स्पेस रिंग फेंकी जिसमें 1 लाख स्वर्ण तारा थे और बोली, आर्यन ले लो। आर्यन ने दोनों रिंग्स पकड़ी और सिस्टम के माध्यम से चारों तोपों में 2000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा भरी। फिर एक विचार के साथ उसने सभी तोपें हवा में तैनात कर दी और आसमान की ओर तान दी। अब देखता हूं कि तेरा ये दबाव कितना ताकतवर है। अमर शक्ति तोप की सीमा थी प्रति तोप अधिकतम 2000 स्वर्ण तारे, लेकिन 4 तोपों में कुल 8000 स्वर्ण तारों की ऊर्जा एक ऐसी शक्ति थी जो आकाश को चीर सकती थी। आर्यन ने आसमान की ओर दहाड़ा। फायर 8000 स्वर्ण ताराओं की ऊर्जा से बने गोले आकाश में तूफान की तरह फटे। उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि रात दिन में बदल गई। पृथ्वीराज का दबाव वाला चेहरा चीखता हुआ चिर गया और उसकी विशाल छवि टुकड़ों में बिखर गई। अमर शक्ति तोप। आर्यन ने गर्जना की, इसकी शक्ति का कोई जवाब नहीं। पृथ्वीराज अब दिखा कुछ, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वह बार बार रुद्रदेव से पूछ रहा था, पूर्वज, क्या आपको उसकी जगह मिली? मुझे उसकी सटीक जगह चाहिए। पूर्वज, रुद्रदेव बोले, ढूंढ रहा हूँ। चिंता मत कर। पृथ्वीराज का दबाव टूटने से वह गुस्से से उबल पड़ा। उसकी आवाज आकाश में गूंजी, भले ही उसकी छवि अब दिखाई नहीं दे रही थी। आर्यन, तू मौत को बुला रहा है? मैं मौत को बुला रहा हूँ। आर्यन ने जवाबी दहाड़ मारी, तो नीचे आ और मुझे मार। उसकी आंखें आकाश में पृथ्वीराज की तलाश कर रही थी। वह अमर शक्ति तोप से उस पर बमबारी करना चाहता था, चाहे वह काम आए या ना आए, पहले कुछ गोले तो मार ले। तभी आकाश में एक काली छाया फ्लैश हुई। पूर्वज, रुद्रदेव ने तुरंत कहा, वह उसके असली शरीर की जगह है। आर्यन ने तुरंत चारों अमर शक्ति तोपे उस काली छाया पर तान दी। उत्साह और गुस्से से उसकी हंसी गूंजी, मैं तुझे उड़ा दूंगा। लेकिन उसी पल पृथ्वीराज के हाथ में एक सुनहरी तलवार चमकी। एक भयानक चमक के साथ उसने आर्यन पर निशाना साधा। एक सुनहरी ऊर्जा जो सृष्टि को चीर सकती थी आर्यन की ओर बढ़ी। रुद्रदेव और आरू एक साथ चिल्लाए, बड़े भाई जल्दी हटो, नालायक जल्दी हट। ये ताकत बहुत जबरदस्त थी, बस वह दोनों ही समझ सकते थे कि यह तलवार की ऊर्जा कितनी खतरनाक थी। लेकिन आर्यन ने हटने की सोची भी नहीं। उसका खून उबल रहा था, वह सीधे टक्कर लेना चाहता था। तभी ओज की 3 प्रतिशोध स्वॉर्ड स्पिरिट हवा में उछली और उस सुनहरी तलवार की ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उस ऊर्जा के पास भी नहीं पहुंच पाए और पल में टूटकर बिखर गई। उसी पल एजकांत की काली ब्लेड ने भी वार किया। उसकी काली ऊर्जा सीधे सुनहरी तलवार की ऊर्जा से टकरा गई, पर सुनहरी तलवार की ऊर्जा की ताकत जरा भी कम नहीं हुई। एजकांत कुछ कदम पीछे हटा और खून की उल्टी कर दी। उसका चेहरा काला पड़ गया। वह चिल्लाया, मास्टर, ये ताकत बहुत जबरदस्त है, मैं रोक नहीं पा रहा, जल्दी हट। दोनों वॉर